नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। तो बढ़ते हैं हम आज की खबर की ओर। निश्चित तौर पर आज देश की कई सारी सुर्खियां रही। इसमें हम सबसे पहले आते हैं बिहार की एक बेहद इंटरेस्टिंग रोचक खबर की ओर। ये खबर आ रही है कि लेसी सिंह को जो है वो जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है सरकार की तरफ से। लेसी सिंह जो है वो धमदाहा से विधायक हैं और ये जो है जनता दल यूनाइटेड की विधायक हैं और फिलहाल ये राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। इससे पहले भी वो मंत्री के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। नीतीश कुमार की काफ़ी करीबी मानी जाती हैं और पूर्णिया जो ज़िला है उसके अंदर जो विधानसभा क्षेत्र है धमदाहा, वहाँ से ये चुनकर आती हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि पूर्णिया में फिलहाल पप्पू यादव निर्दलीय सांसद के तौर पर चुनाव जीत कर आए हैं। आपको यहाँ ये बताना भी काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि यहीं पूर्णिया ज़िले के ही रुपौली विधानसभा क्षेत्र से बीमा भारती, जो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक तरफ बीमा भारती को, एक तरफ लेसी सिंह को, ये दोनों काफ़ी एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रही हैं और इन दोनों के बीच में हमेशा से कोल्ड वॉर चलता आया है। आपको ये भी बताते चलें कि कई बार नीतीश कुमार ने खुलेआम मंचों पर कहा है कि जो बीमा भारती हैं वो उनके पास कई बार आई हैं जो मंत्री बनने का जो की मांग को लेकर वो हमारे पास आई, लेकिन हमने उन्हें मंत्री नहीं बनाया, तो इस कारण वो पाला बदल कर भाग गई और सीधे राजद के पाले में चली। आपको ये बता दें कि लेसी सिंह जो है वो बूटन सिंह की धर्मपत्नी है। बूटन सिंह जिसे कि कोर्ट की पेशी के दौरान जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी उस पर और इस कांड में उसकी मौत हो गई थी। और जो है बूटन सिंह जो है वो नीतीश कुमार का काफ़ी करीबी था। आपको बताते चलें कि उस वक्त नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड पार्टी नहीं हुआ करता था, समता पार्टी नाम से जो है वो एक इनकी पार्टी हुआ करती थी और पूर्णिया का जो है ज़िला अध्यक्ष था बूटन सिंह और समता पार्टी का उस वक्त, और नीतीश कुमार के हाथ में ही पार्टी की कमान थी उस समय। जो है जॉर्ज फर्नांडिस जो है जुड़े हुए थे इस पार्टी से और उनकी भी दखल उस वक्त हुआ करती थी। आपको बताते चलें कि धमदाहा से जेडीयू के टिकट पर पूर्णिया का जो है इलाका है ये, वहाँ से ये चुनाव लड़ती हैं, जीतती आई हैं, मंत्री भी बनती रही हैं। और ये भी बताना दिलचस्प हो जाता है कि बीमा और लेसी दोनों के बीच जो है 36 का आंकड़ा है। इन दोनों के बीच में रिश्ते कभी भी सही नहीं रहे हैं। दोनों विधायक तो बनी हैं, वहीं लेसी को मंत्री पद मिला और बीमा को नहीं मिला। इसकी मांग करते हुए बीमा कई बार नीतीश कुमार के पास गई, हाजिरी लगाई, लेकिन उसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ और इसके चलते जो है वो जो है बीमा को जदयू छोड़ना पड़ा और वो राष्ट्रीय जनता दल में आई। वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ी, हार गई, उपचुनाव भी लड़ी और वो भी हार गई। तो ये बताना यहाँ पे एक और बात काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि अवधेश मंडल जो है बीमा के पति और बूटन जो कि लेसी के पति थे, इन दोनों के बीच में पंगा हुआ करता था और ये दोनों इस क्षेत्र में दबंगई के लिए जाने जाते थे। आपको बताते चलें कि ये पूरा जो दोनों विधानसभा क्षेत्र है वह ये पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, जहाँ पर पप्पू यादव का भी काफ़ी दबदबा रहा है और फिलहाल वही यहाँ से निर्दलीय सांसद भी हैं। आपको यहाँ ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर जो है जेड श्रेणी में कितने जवान होते हैं। ये सवाल आपके जहन में आ सकता है कि जेड श्रेणी की सुरक्षा अगर लेसी सिंह को मिली है तो आपको ये यहाँ बता दें कि जेड श्रेणी में जो है 22 जवान जो है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है लगाए जाते हैं और लेसी सिंह के आसपास दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ जो है 22 जवान होंगे जो इनकी सुरक्षा में हमेशा मुस्तैद होंगे, तैनात होंगे। जो श्रेणियों की बात की जाए तो वाई श्रेणी, जेड श्रेणी और जेड प्लस श्रेणी जो है ये सारी सुरक्षा जो है ख़ासकर नेताओं को जिनको धमकियां मिलती है, जिनकी हत्या होने की आशंका जताई जाती है उनको दी जाती है। तो ये मामला यही आ रहा है कि जेल में बंद कुछ एक कैदियों ने आपस में लेसी सिंह की हत्या करने का प्लान बनाया था और इस दौरान जो है नीतीश की काफ़ी करीबी लेसी सिंह को जो है वो सीवान में जनता दल यूनाइटेड लक्ष्मी कुशवाहा के चुनाव प्रचार में उतारा गया था और इनको ये जिम्मा था कि राजपूत वोटर्स जो है वो जो है जेडीयू के खेमे में डालने की कोशिश करें, ये वोट छिटक के किसी और पार्टी के राजद के या निर्दलीय उम्मीदवार
के खाते में ना चला जाए, जिसमें लेसी को काफ़ी सफलता भी मिली और जनता दल यूनाइटेड ने सीवान सीट पर कब्ज़ा जो है वो बरकरार रखा। तो ये थी खबर बिहार से जुड़ी। इसके अलावा जो एनडीए के 2 सांसद भी हैं बिहार में, उन्हें भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ये देख रहे हैं आप जम्मू और कश्मीर का नक्शा। आपको बताते चलें जम्मू और कश्मीर में जो है डीलिमिटाइजेशन हो चुका है। अब यहाँ पर चुनाव होना है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के बीच जो है गठबंधन के आसार दिख रहे हैं। राहुल कश्मीर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर राहुल ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है। इससे पहले जम्मू और कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था। बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। पीडीपी के खाते 28 सीटें जो है रही थी और बीजेपी और पीडीपी की संयुक्त सरकार बनी थी। 2.5 साल तक सरकार चली और राज्य का दर्जा जो है अब रिस्टोर करने की मांग जो है एनसी कर रही है। और इस विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी को 370(1)(d) को ख़त्म करने पर और 35(a) को ख़त्म करने पर और राजनीतिक बंधक जो है उन्हें मुक्त करने पर और पड़ोसी मुल्क से जो है लगातार बातचीत करने की बात पर बल दे रही है। आपको ये बताते चलें कि इस बीच राम माधव को कश्मीर का प्रभारी बीजेपी ने नियुक्त कर दिया है और जो है कश्मीर पहुंच भी गए हैं राम माधव। पीडीपी के साथ सरकार जो बनी थी बीजेपी की, पहली बार बीजेपी की आज़ादी के बाद जम्मू और कश्मीर में सरकार बनी थी, उसमें महती भूमिका राम माधव की थी। फिर से एक बार प्रभारी बनाए गए और वो कश्मीर पहुँच चुके हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि उमर अब्दुल्ला के भी चुनाव लड़ने की संभावना तेज हो गई है। राहुल ने कहा है कि इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस मुद्दे पर सोचेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि राम माधव के कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनाने से जहां उन्हें काफ़ी विरोध का सामना आम जनता के बीच करना पड़ा, वहीं इससे बीजेपी को फ़ायदा हुआ और जो मुफ्ती मोहम्मद और जो है आपको उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनका जो वर्चस्व था जम्मू और कश्मीर में उसे बीजेपी सरकार ने तोड़ डाला और इस बार के लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती भी हारी और उमर अब्दुल्ला दोनों चुनाव हार गए। तो इस बार ये भी हुआ है डीलिमिटाइजेशन के चलते कि जम्मू और कश्मीर से सीट्स को बराबर कर दिया गया है। गुज्जर को रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर एसटी के लिए 9 सीटों का आरक्षण दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर अगर कांग्रेस जीतती है तो पूरा देश जो है उनके कब्जे में चला जाएगा। ये बात जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। इस बीच राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच जो 30 मिनट तक बैठक चली और आज ही गठबंधन की ओर इशारा किया था राहुल गांधी ने, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक और चीज़ जोड़ दी है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए जो लगता है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा सरकार बनने के साथ ही। और जो है आपको एक बार समीकरण बता दें कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के शासित प्रदेश में 90 सीट्स पर चुनाव होने हैं। ऐसे 24 सीट्स रिजर्व रखे गए हैं। 91 से 114 नंबर की सीट्स जो है यहाँ पर 87 लाख वोटर्स की तादाद बताई गई है। एससी के लिए 7 सीटें रिजर्व हैं। एसटी के लिए पहली बार 9 सीटों को आरक्षित किया गया है। जम्मू में 43 सीट और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। पहले जम्मू कश्मीर में कुल 83 सीट हुआ करती थी, अब 90 विधानसभा की सीटें हो गई हैं, जिसमें जम्मू में 6 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। ये 37 थी, अब 43 हो गई है, जबकि कश्मीर में 46 था तो एक की बढ़ोतरी के साथ 47 हो चुकी है। आर्टिकल 42 के अंतर्गत परिसीमन का गठन किया गया था और विधानसभा सीटें बनाई गई थी। आपको बताते चले कि परिसीमन को चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि देश में अब तक 4 बार परिसीमन हो चुका है और इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 2002 में आखिरी बार इसका परिसीमन किया गया था, जहाँ पर जम्मू कश्मीर बच गया था, छूट गया था, विशेषाधिकार का प्रयोग किया था जम्मू कश्मीर ने। और अब जैसे ही इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, एक परिसीमन आयोग बनाया गया और वहाँ पर इस सरकार के ये नया परिसीमन बन के तैयार हो गया है। 3 लोगों को, 3 विधानसभा सदस्यों को जो है यहाँ के एलजी उप राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। इसमें से 2 कश्मीरी पंडित होगा और एक विस्थापित होगा। पिछली बार जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था। 5 लोकसभा सीटें हैं और बराबर का प्रतिनिधित्व 5 लोकसभा सीटों को मिला है। 18 विधानसभा सीटों के हिसाब से 5 लोकसभा के 90 सीट बनते हैं, तो हर एक लोकसभा सीट को तकरीबन 18 विधानसभा सीटें मिली है। और पोलिंग स्टेशन जो है 11,838 बनाए गए हैं और 1 लाख के करीब सेना और पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अगली खबर जो है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में शेख हसीना को क्या भारत को सौंपना होगा, ये काफ़ी दिलचस्प मामला हो गया। आपको बताते चलें कि शेख हसीना पर बांग्लादेश में रोज़ एक ना एक केस दर्ज हो रहे हैं। ये मर्डर के केस हैं, जिनोसाइड के केस हैं, और इन केसों को लेकर जो है काफ़ी मुश्किल में शेख हसीना पड़ सकती हैं। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ये कहा है कि भारत को जो है वो शेख हसीना को जो है वो प्रत्यारोपित कर देना चाहिए, बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए, ताकि बांग्लादेश में उनको कानून के हिसाब से उनके ख़िलाफ़ जो है कई सारे जो केसेस हैं उस पर जो है सुनवाई हो सके और इनको जो है सज़ा दी जा सके। आपको बताते चलें भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में जो है एक ट्रीटी साइन की गई थी और प्रत्यारोपण संधि थी। वो प्रत्यारोपण मतलब एक देश का जो अगर कोई दोषी होता है और दूसरे देश में जाकर पनाह लेता है तो इस संधि के हिसाब से उसे दूसरे देश को सौंपना होगा। हालांकि 2016 में इस संधि में संशोधन किया गया और इस संधि में ये कहा गया है कि अगर 1 साल से ज़्यादा की सज़ा दी जाती है किसी आरोपी को जो कि दूसरे या तो भारत में या बांग्लादेश में आकर छिप गया है, तो उसे जो है पूरी तरह से बांग्लादेश या भारत के हवाले करना पड़ेगा प्रत्यारोपण संधि के मुताबिक। हाँ, यहाँ पे आपकी एक जहन में सवाल उठ सकती है कि क्या ऐसा तो मामला नहीं है कि कोई भी किसी भी तरह से शेख हसीना को भारत में रोका जा सके और वहाँ पर बांग्लादेश नहीं भेजा जा सके। जी हाँ, यहाँ पर ये बात किया गया है कि एक प्रावधान है, एक प्रोविज़न है कि पॉलिटिकल नेचर का अगर मामला होता है तो उस दोषी को रोका जा सकता है, उस दोषी को जो है उस देश नहीं भेजा जा सकता है। मतलब शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने से भारत इस आधार पर रोक सकती है कि उनके खिलाफ जो मामला है वो पॉलिटिकल राजनीतिक षड्यंत्र का है। लेकिन यहाँ पर भी एक और बात दिलचस्प हो जाती है कि उनके खिलाफ जितने भी मामले बांग्लादेश में दर्ज किए गए हैं वो पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत नहीं है, राजनीतिक साजिश के तहत नहीं है। उन पर हत्या का आरोप लगा है, उन पर जो है वो जेनोसाइड का आरोप लगा है और इस कारण से जो है यहाँ पर इस मसले पर जो है भारत को मजबूरन जो है शेख हसीना को बांग्लादेश को जो है इस संधि का सम्मान करते हुए बांग्लादेश को लौटाना पड़ेगा। लेकिन एक यहाँ पर रुक जाइए, एक और सवाल हो सकती है कि भाई और तो कुछ किसी न किसी आर्टिकल में ऐसा प्रावधान होगा कि इसके बावजूद भी शेख हसीना को भारत सरकार, मोदी सरकार रोक सके, क्योंकि मोदी की काफ़ी करीबी मानी जाती है और 5 बार की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और इनके पिता ही बांग्लादेश के जनक कहे जाते हैं। जहां पर इंदिरा गांधी उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी और भारतीय सेना ने इसे आज़ाद कराया था। यहाँ का राष्ट्रीय गान भी जो है वो बंगाली द्वारा हमारे बंगाल के जो है बंगाली भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि आर्टिकल 7 में एक प्रावधान है कि जो देश है, चाहे भारत हो या बांग्लादेश, वो एक्स्ट्राडिशन के जो प्रावधान की जो बात कही जा रही है, अगर विपक्षी देश के द्वारा, चाहे वो भारत या बांग्लादेश हो, उसे रिफ्यूज कर सकता है। हालांकि इसमें आर्टिकल 8 में ये भी कहा गया है कि अगर जो है निश्चित तौर पर कोई देश, चाहे भारत हो या बांग्लादेश, यहाँ पर भारत जो है वो शेख हसीना को बांग्लादेश को प्रत्यर्पित करने से रोक सकता है, ये कह के कि ये जो है गुड फेथ में लिया गया निर्णय है। और यहाँ पर ये बताना भी दिलचस्प हो जाता है कि इसमें जो है मेड इन गुड फेथ इन इंटरेस्ट फॉर जस्टिस के आधार पर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को प्रत्यर्पित करने से जो है प्रत्यर्पित करने को बाध्य नहीं है। वो शेख हसीना को भारत में ही राजनीतिक शरण दे सकती हैं, डिप्लोमेटिक शेल्टर दे सकती हैं। फ़िलहाल भारत में ही हैं शेख हसीना और ये भारत के हिंडन एयरपोर्ट जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पर जो है यहाँ के गेस्ट हाउस में ये आई थी, यहीं पर रुकी थी। और आगे आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर शेख हसीना के साथ किस तरह के से पेश आती है भारत सरकार, मोदी सरकार। और आज की आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश में जो है वो यूपी की सरकार है और इस बीच वहाँ पर आरएसएस की काफ़ी ज़्यादा मीटिंग हो रही है। आरएसएस के टॉप लीडर जो हैं अरुण कुमार, वो वहाँ पर मौजूद हैं। आज भी मीटिंग हुई जिसमें जो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश मिश्रा और योगी आदित्यनाथ ये सब मौजूद थे। कल हुई है ये बीजेपी के साथ मीटिंग। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदू को
जाति धर्म नहीं लेकिन जो हिंदू कोई जाति धर्म तो नहीं है लेकिन सुरक्षा की गारंटी है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया है, काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये बयान की। नया बयान है कि हिंदू कोई जाति या धर्म तो नहीं है लेकिन सुरक्षा की गारंटी है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो भी लगातार योगी आदित्यनाथ के तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। कुछ दिनों महीने पहले तक लोकसभा चुनाव और उसके परिणाम तक काफ़ी, और परिणाम के बाद तक काफ़ी गुस्से में थे। योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ जो है बगावत का बिगुल फूंक चुके थे अंदर खाने से, ये खबर आ रही थी। और केशव प्रसाद मौर्य भी पहले संघ के काफ़ी करीबी रहे हैं, लेकिन अब जो ये सवाल हमने लाइव सेशन में भी पूछा था तो ये आपको बताते चलें कि अब जो है संघ का फेवरेट जो है योगी आदित्यनाथ हो गया है। योगी आदित्यनाथ जो है नंबर 1 की टॉप लिस्ट में आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। अगर किसी राजनेता के बारे में बात की जाए और बीजेपी के करीबी और आरएसएस के करीबी की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य से काफ़ी ऊपर चले गए। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश के तारीफ में यहाँ तक पुल बांध दिया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा देश में कोई सीएम नहीं और नरेंद्र मोदी जैसा दुनिया में कोई पीएम नहीं। और ये अचानक से बदलाव क्यों आया है, इसका मतलब है कि संघ का दबाव केशव प्रसाद मौर्य पर है और ब्रजेश मिश्रा जैसे नेताओं पर भी है, और योगी आदित्यनाथ जो है नंबर 1 है और इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। और निश्चित तौर पर संघ इन्हें प्रोजेक्ट करने की कोशिश पूरी तरह से करेगी अगले लोकसभा चुनाव में मोदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर। और गुजरात लॉबी को जो है थोड़ी दूर रहने की सलाह आरएसएस की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से मिल चुकी है। ये था हमारा आज का बुलेटिन। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से जो है यूपी में सरकार की बागडोर को संभाले रखने में जो है सफल हो पाते हैं, और विपक्षी दल कैसे उनके खिलाफ जो है अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश करता है। न्यूज़ ट्रायल भारत को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप देख रहे थे न्यूज़ ट्रायल भारत का डेली बुलेटिन। मैं उत्कर्ष कुमार न्यूज़ ट्रायल भारत के लिए पटना बिहार से। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। धन्यवाद।